जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं अखबार की सुर्खियों वाला हमारा गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति का प्रस्ताव दोहराया। आइए जान लेते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से। विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों और आंदोलनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बुधवार को हुई वार्ता में तल्खी थोड़ी कम हुई। हालांकि अपनी दो मुख्य मांगों, तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून को लेकर किसान अडिग रहे। इन मांगों को लेकर सरकार ने समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले हुई वार्ता में भी सरकार ने समिति गठन करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे किसानों ने नकार दिया था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 7वें दौर की वार्ता की। इसमें सरकार ने बुधवार को एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठन करने की पेशकश की और बिजली शुल्क पर प्रस्तावित कानूनों तथा पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित रखने पर सहमति जताई। लेकिन किसान संगठनों के नेताओं के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता में किसानों की मुख्य मांगों पर सरकार कोई भरोसा नहीं दे पाई। अब 4 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे शुरू हुई। बैठक के बाद पंजाब किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रुलदू सिंह मनसा ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद पर कानूनी समर्थन देने को तैयार नहीं है और इसकी जगह उसने एमएसपी के उचित क्रियान्वयन पर समिति गठित करने की पेशकश की है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% समाधान हो गया है और शेष 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। तोमर ने कहा 3 कृषि कानूनों और एमएसपी पर चर्चा की जारी है तथा 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता में यह जारी रहेगी। वही आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके को ब्रिटेन में मिल गई है मंजूरी। ब्रिटेन ने बुधवार को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कोविड-19 टीके को इलाज में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। इसका उत्पादन एस्ट्राजेनेका कर रही है। ब्रिटेन में फाइजर या बायोएनटेक के टीके के बाद यह दूसरा कोविड-19 टीका है जिसके उपयोग की अनुमति मिली है। टीका बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके को मंजूरी मिलना एक अच्छी खबर है। अब कंपनी को भारत में अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। फाइजर या बायोएनटेक टीके के बाद यह दूसरा टीका है जिसे देश में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टीके को औषधि एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद नियामक एजेंसी की मंजूरी मिलने का अभिप्राय है कि टीका सुरक्षित और प्रभावी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीके के उत्पादन के लिए एसआईआई के साथ भी समझौता किया है। आपको बता दें, ब्रिटेन से भारत लौटे कुल 20 लोग SARS-CoV-2 के नए प्रकार स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इन 20 लोगों में मंगलवार को संक्रमित पाए जाने की आशंका थी। उसके बाद इनका टेस्ट किया गया और ये कोरोना वायरस के नए टाइप स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। सूचकांक और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आइए जान लेते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से। शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही। बीएसई सूचकांक और एनएसई निफ्टी दोनों नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के बीच वित्तीय कंपनियों, वाहन और आईटी कंपनियों के शेयरों की अगुवाई में शेयर बाजारों में तेजी आई है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना टीके को ब्रिटेन में मंजूरी से यूरोपीय शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी रही। वही आपको बता दें कि ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जिसने इस टीके को मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंजूरी को उत्साहजनक बताया और कहा कि कंपनी अब भारत में टीके को अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार करेगी। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक 133.14 अंक यानी 0.28% की तेजी के साथ 47,746.22 अंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ।
कारोबार के दौरान यह एक समय अब तक के सर्वोच्च स्तर 47,807.85 अंक तक चला गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 49.35 अंक यानी 0.35% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 13,981.95 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 13,997 के उच्चतम स्तर तक चला गया था। सूचकांक के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट में 4.11% से अधिक की मजबूती आई। वही आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल अब 10 जनवरी तक। आइए जान लेते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब 10 जनवरी तक रिटर्न भरा जा सकता है। इससे पहले आयकर विभाग ने 31 जुलाई से आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाया था। वैसे से 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। वही आपको बता दें कि अलग अलग श्रेणियों के लिए आखिरी तारीख को अलग अलग अवधि के लिए बढ़ाया गया है। जिन लोगों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने खाते ऑडिट नहीं कराने होते और जो अपना रिटर्न ITR 1 या ITR 4 फॉर्म के जरिए भरते हैं, उन्हें अब 10 जनवरी तक की राहत मिल गई है। जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट कराने की जरूरत होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। विवाद से विश्वास योजना के तहत अपनी आय स्वैच्छिक तौर पर घोषित करने की आखिरी तारीख को भी 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या घटी है। वही आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है रोक। कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। विमानन नियामक DGCA ने बुधवार को यह जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, हालांकि मामला दर मामला के आधार पर सक्षम प्राधिकारी चुनिंदा मार्गों के लिए उड़ानों की अनुमति दे सकते हैं। महामारी के कारण 23 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा स्थगित है। हालांकि वंदे भारत अभियान तथा एयर बबल व्यवस्था के तहत मई से कुछ निश्चित देशों के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की इजाजत है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, केन्या, भूटान और फ्रांस समेत 24 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। DGCA ने यह भी कहा कि इसका मालवाहक विमानों के संचालन पर असर नहीं पड़ेगा। इस बीच कोरोना के नए प्रकार का खतरा देखते हुए भारत ने ब्रिटेन से विमान सेवा पर 7 जनवरी तक पूरी तरह पाबंदी का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद से ही विमान सेवा पर रोक लगा दी थी। पहले यह रोक सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक थी, जिसे अब एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। वही आपको बता दें, श्रीनगर में 3 आतंकी मार गिराए गए। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में बीती रात शुरू हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। दूसरी ओर नियंत्रण रेखा के पास पुंछ के दब्बी गांव में एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ कर हथियार, कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। आतंकी पुंछ में कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। पुलिस ने बुधवार को बताया कि आतंकवादियों ने मंगलवार शाम परिमपोरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। इसके बाद घेराबंदी को और पुख्ता किया गया। वही आपको बता दें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत व चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। इन राज्यों में अगले 5 दिन तक यही हाल रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में गुरुवार तक न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। उधर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। इसके चलते काफी सड़कें बंद हैं।
क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की वजह से जम्मू हवाई अड्डे पर बुधवार को 9 उड़ानें की गई। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर है। वही आपको बता दें, राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्रियों ने खाया किसानों का नमक। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध सुलझाने की कोशिश में केंद्रीय मंत्रियों ने बुधवार को भोज भात की पारंपरिक परिपाटी का सहारा लिया, किसानों का नमक खाया। वार्ता के बीच भोजन अवकाश के दौरान 3 केंद्रीय मंत्री किसानों के लंगर में शामिल हुए। इससे पहले हर बार मंत्री, सरकारी अफसर और किसान अलग अलग भोजन करते रहे। सरकार की ओर से आज भी भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन उसमें किसान शामिल नहीं हुए। अलबत्ता उन्होंने मंत्रियों को लंगर के लिए आमंत्रित जरूर किया। किसानों ने अब तक 6 दौर की वार्ताओं में सरकार की ओर से दिए गए भोजन और चाय पानी को हाथ नहीं लगाया था। बैठकों के दौरान किसान नेताओं ने खुद अपने भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था की और सरकार ने भोजन के लिए जो आयोजन किया था वहां खाने से इनकार कर दिया था। बुधवार की वार्ता के दौरान किसानों के लंगर में तीनों केंद्रीय मंत्री पहुंचे और प्लेट लेकर भोजन लेने पहुंचे। किसान नेताओं के मुताबिक इससे पहले भी लंगर में मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता रहा। बुधवार को पहली बार मंत्रियों ने निमंत्रण स्वीकार किया। विज्ञान भवन में वार्ता आरंभ होने के करीब 2 घंटे बाद बैठक स्थल के पास एक वैन से किसानों के लिए लंगर पहुंचाया गया। वार्ता के दौरान कुछ देर का भोजनावकाश रखा गया। किसानों के साथ लंगर में तीनों मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। तीनों मंत्री प्लेटें लेकर लंगर में भोजन की कतार में खड़े हो गए। इस दौरान कई किसान प्रतिनिधियों ने मंत्रियों के साथ तस्वीरें भी खिंचाई। किसानों के प्रदर्शन का बुधवार को 35वां दिन था। वार्ता के दौरान 500 लोगों का भोजन लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की गाड़ी विज्ञान भवन पहुंची थी। किसान हर बार अपना भोजन लेकर बैठक में पहुंचते रहे। इससे पहले 3 दिसंबर को किसान नेताओं ने सरकारी भोजन ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि बस सरकारी पैसे की न चाय पिएंगे और न ही भोजन करेंगे। वे विज्ञान भवन में लंच करने नहीं बल्कि अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए पहुंचे हैं। वही आपको बता दें, कोरोना वायरस की 24 घंटे में 677 मामले और 21 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को 84,680 जांच के बाद 677 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इन 24 घंटों में 21 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान संक्रमण की दर 0.80% दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 940 मरीज ठीक होकर वापस अपने घर लौटे हैं। इस समय दिल्ली में 5,838 सक्रिय मामले हैं और 2,788 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। इस समय अस्पतालों में 2,285 कोरोना देखभाल केंद्र में 70 और कोरोना स्वास्थ्य केंद्र में 18 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक 85,78,80 कोरोना संक्रमण जांच हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 44,221 RT-PCR और 40,459 एंटीजन जांच की गई है। वही बीमारी अब तक 6,24,795 मरीजों को संक्रमण का शिकार बना चुकी है और इससे 10,523 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी के 6,08,434 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक की कोरोना संक्रमण दर 7.28% व मृत्यु दर 1.68% रही है। वही आपको बता दें, भाजपा, बसपा और आप के नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, पर दल बदल का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पार्टी छोड़कर आने वाले नेताओं ने कहा कि उन्होंने हाथ का साथ इसलिए थामा है क्योंकि उनकी पार्टियों ने जो वादे किए थे वे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। अब कांग्रेस से ही उम्मीद है। कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली का विकास हुआ था। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद विकास की रफ्तार थम गई है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, जिसने स्वतंत्रता से पहले और आजादी के बाद एक आंदोलन के तहत प्रतिबद्धता और भक्ति के साथ देश की सेवा की है। चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, देश के लोग निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने की शपथ लेते हैं। वो हमेशा कांग्रेस का ही हिस्सा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड में पेश होगी चांदनी चौक की झांकी। गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली ने इस बार चांदनी चौक नवीनीकरण परियोजना के साथ उतरने की तैयारियां की है। यह मॉडल दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। दिल्ली सरकार के सूत्र बताते हैं कि इस मॉडल का चयन आखिरी चरण में है और मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मॉडल में कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बाद मॉडल को मंत्रालय की पुनः मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली में चांदनी चौक का नवीनीकरण सरकार की अहम परियोजना है। मॉडल में सरकार ने चांदनी चौक की विरासत को समझाने की कोशिश की है। इसे पुरानी विरासत को संजोकर आधुनिकता के साथ जोड़ा गया है। यही मॉडल दिल्ली सरकार ने मंत्रालय को भेजा है। इस मॉडल को मंजूरी मिल जाती है तो 2017 के बाद एक बार फिर दिल्ली मॉडल परेड में शामिल होगा। इससे पूर्व 2007 में भी दिल्ली सरकार के मॉडल को परेड में शामिल किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में यह मॉडल महिला सशक्तिकरण थीम पर तैयार किया गया था और गांव से लेकर शहर में महिलाओं को शक्तिकरण को समझाने की कोशिश की गई थी। इस परेड में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय व विभाग अपना मॉडल लेकर आते हैं। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद यह मॉडल केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के पास भेजा जाता है। जुलाई की शुरुआत में ही चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले संबंधित राज्य अपने मॉडल का विचार देता है। इसके बाद मसौदा व डिजाइन तैयार किया जाता है। मॉडल के साथ आने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से आधे ही राज्यों को इस परेड में आने का मौका मिलता है। मंत्रालय सभी राज्यों को मौका देता है और संबंधित मॉडल उस राज्य की कला संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हर साल भारत राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी सैन्य ताकत, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक उन्नति की झांकी पेश करता है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की भव्यता तो बरकरार रहेगी, लेकिन महामारी के मद्देनजर टुकड़ियों के आकार को सीमित तक रखा जाएगा। वही आपको बता दें कि भाजपा का कहना है कि सर्दियों में भी दिल्ली में पानी का संकट है और दूषित पानी मिल रहा है। सर्दियों में पहली बार दिल्ली वालों को भीषण पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि इस वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वीडियो भी जारी किए। इन वीडियो में केजरीवाल ने यमुना को प्रदूषण का मुक्त करने की घोषणा करते हुए नजर आए। भाजपा का आरोप है कि इस दिशा में आम आदमी पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आदेश गुप्ता ने कहा कि इस समय दिल्ली में टैंकर से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है और घरों में दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस गंभीर स्थिति के बाद भी जल बोर्ड व दिल्ली सरकार गायब है। जनता की कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। गंदे पानी की वजह से आम जनता में किडनी व पेट संबंधित रोग बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा था कि यमुना साफ करने की बात कही थी उन्होंने। अब अमोनिया बढ़ने की बात करके लोगों के घरों में पानी आपूर्ति नहीं किया जाता है। इस समय 13 में से 3 जल शोधन संयंत्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 720 mgd दूषित पानी उत्पन्न होता है और मात्र 500 mgd ही शोधन की क्षमता है। सरकार ने 14 संयंत्र लगाने की बात की थी, लेकिन आज तक संयंत्र नहीं लगे हैं। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 22 बड़े ड्रेन में से 14 का पानी बिना शोधित किए यमुना में गिर रहा है। 70% पानी बिना शोधित किए यमुना में गिर रहा है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई बार स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की बात भी की थी। सरकार ने यमुना के साथ साथ रैनी बेल बनाने, यमुना किनारे जमीन लेकर पानी जमा करने, वजीराबाद के आसपास बारिश का पानी रोककर इसे शोधित करके पानी बचाना, हिमाचल प्रदेश के साथ बांध समझौता करने जैसे कार्य करने थे। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जबकि केंद्र सरकार स्वच्छ जल के लिए काफी फंड दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सड़क से लेकर विधानसभा तक पानी की समस्या की लड़ाई लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन से लौटी महिला में मिला बदला विषाणु, यानी कि कोरोना का नया टाइप स्ट्रेन पाया गया है ब्रिटेन से लौटी महिला में। ब्रिटेन से आई सेक्टर 50 की सोसाइटी निवासी 33 वर्षीय महिला में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। 26 दिसंबर को महिला की RT-PCR रिपोर्ट पुष्टि आई थी। नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नमूना ICMR दिल्ली भेजा था। महिला का ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। 25 अक्टूबर और 9 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से यात्रा करके लौटे लोगों पर नजर रखी जा रही है। 1.5 माह में ब्रिटेन से 425 लोग नोएडा लौटे हैं। इनमें 260 लोग 9 दिसंबर के बाद आए। इनमें से स्वास्थ्य विभाग ने 189 लोगों की RT-PCR जांच की थी। 5 बदलावों से दिखेगा पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है। बुधवार को सेक्टर 108 स्थित कार्यालय में पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने 1 साल का ब्यौरा पेश कर उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही आने वाले दिनों में औद्योगिक महानगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के इलाकों में किए जाने वाले पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताया। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर पुलिस करीब 1 दर्जन नए थाने, जेवर हवाई अड्डे के लिए अलग DCP की तैनाती, 1600 CCTV कैमरे, पुलिस बलों की संख्या बढ़ाने और आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू करने के 5 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। वर्तमान में नोएडा में 8 और ग्रेटर नोएडा में 13 पुलिस थाने हैं। नोएडा में 1 महिला थाना भी है। इस तरह जिले में कुल थानों की संख्या 22 है। पुलिस आयुक्त आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 11 नए थानों की स्थापना की जाएगी। इसके बाद पूरे जिले में सुरक्षा इंतजाम और बेहतर होगा। शहर के लोगों को तेजी के साथ मदद मिलेगी। मुकदमों को निपटाने और अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। अपराध रोकने के साथ गौतम बुद्ध नगर आयुक्त कार्यालय का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को जल्द और अधिकतम सजा दिलवाना है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे शहरी इलाकों में आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। सघन आबादी के मद्देनजर अपराध भी बढ़ा है। ऐसे में अपराध को रोकने और पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जिले में 40% पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी गौतम बुद्ध नगर में करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात है। लगभग 1200 और पुलिसकर्मी जिले में भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जेवर हवाई अड्डे की स्थापना की जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पर अगले साल की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा। हवाई अड्डे और इसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा एक चुनौती होगी। हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए ढांचागत व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके इलाके में 5 नए थानों की स्थापना की जाएगी। हवाई अड्डे के लिए अलग पुलिस उपायुक्त की तैनाती की जाएगी। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बड़ा निवेश कर रही हैं। उन्हें सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है। केंद्र सरकार की सेफ सिटी परियोजना के तहत कोलैबोरेटिव मॉनिटर करने के लिए गौतम बुद्ध नगर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन 1600 CCTV कैमरे को एक नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा। इससे शहर के हर संभव कोने की निगरानी की जा सकेगी। केंद्र और राज्य सरकारों को यह प्रस्ताव भेजा जा चुका है। महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा के लिए यह कटिबद्ध है। इस परियोजना पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। इसमें 1600 CCTV कैमरा, बॉडी वर्न कैमरा और ANPR कैमरा प्रस्तावित है।
इन कैमरा के जरिए शहर के भीड़ भरे इलाकों, बाहरी और संवेदनशील इलाकों, संवेदनशील क्षेत्र और सड़कों और चौराहे पर नजर रखी जा सकेगी। इनमें नाइट विजन कैमरा भी शामिल है। इसके जरिए अंधेरे और कोहरे के दौरान भी आरोपी की आसानी से पहचान की जा सकेगी। पुलिस बल बढ़ाने के साथ तकनीक और आधुनिक शोध प्रणाली पर भी गौतम बुद्ध नगर पुलिस ध्यान देगी। इसी के साथ ही आज गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।